दोस्तों ये आर्यन खान वाला जो पूरा का पूरा मुद्दा है, जहां पे आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और जो 5-6 लोग हैं बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के हैं, उनके ऊपर एनडीपीएस के प्रोविजंस के अंदर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं। उन इल्जामों के चलते उनको बेल मिलना तक यहाँ पे मुश्किल हो गया है। बेल क्यों मुश्किल है मिलना, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, व्हाई आर्यन खान इज नॉट गेटिंग बेल। एक्चुअली में एनडीपीएस लॉ के अंदर अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है तो बेल मिलना क्यों मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आपको सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट देखना पड़ेगा। और नारकोटिक्स के इस्तेमाल के लिए अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हो इस्तेमाल या फिर कॉमर्शियल कैपेसिटी में करते हो, आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए जा सकते हैं, कितनी लंबी आपको सजा हो सकती है, इसके लिए ये जो 2 वीडियोस आपके सामने हैं आप देख सकते हैं। इनको रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ सर्च मार लीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। नाउ बैक टू द केस। समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया गया। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को अपनी पोस्ट पर से नहीं हटाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो जोनल डायरेक्टर की पोस्ट है समीर वानखेड़े की, उसके ऊपर अभी भी ये बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा केस है ड्रग के प्रोलिफरेशन को लेके, इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रांसफर करने की यहाँ पे बहुत सी वजह है। एक्चुअली में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि मैं आपको कुछ लीगल न्यूएंसेस समझा सकूं, मैं आपको ये समझा सकूं कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केस कौन से बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता है और किसको ट्रांसफर किया जा सकता है। बट एक बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि समीर वानखेड़े के ऊपर खुद यहाँ पे करप्शन के इल्जाम लगाए गए। किसके द्वारा लगाए गए हैं, तो महाराष्ट्र कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं नवाब मलिक, इनका खुद का सन इन लॉ भी यहाँ पे फंसा है। तो इन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये 8 करोड़ रुपए की घूस ले रहे हैं। तो एनसीबी के अंदर एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो गई समीर वानखेड़े के अगेंस्ट। ओवरऑल वैसे एनसीबी समीर वानखेड़े के एक्शंस को बैक कर रही है, बट इनके खुद के अगेंस्ट यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई है। हालात यहां तक आ गए थे कि अब समझिए, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स से रिलेटेड कोई भी अरेस्ट हो, सीजर हो, ये सब करने की ताकत एनसीबी के पास है। उसको राज्य की सरकार से कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब समीर वानखेड़े के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, तब राज्य की सरकार पावर में आ गई और राज्य की सरकार की तरफ से ऐसा लगा कि कुछ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं समीर वानखेड़े के अगेंस्ट। हालांकि हुई नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता। लेकिन एनसीबी के अंदर एक इंटरनल इंक्वायरी हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये बेल वगैरह को लेके पिटीशन चल रही थी, तो समीर वानखेड़े ने खुद बोल दिया जाके कि जो आर्यन खान और बाकी लोगों का जो केस है, जो कि इस समय पे एनसीबी के अंदर आता है, इसको आप किसी दूसरी सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, इसको ट्रांसफर कर दीजिए और हमारे पास से हटा दीजिए। फाइनली एक अलग से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और ये जो केस था आर्यन खान का और बाकी लोगों का ड्रग सीजर का, इसको इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं फिर से बता दूं, समीर वानखेड़े या किसी भी एनसीबी के दूसरे ऑफिशियल को उनकी पोस्ट पर से नहीं हटाया गया। हाँ, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग चुके हैं, उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी अभी जारी है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाने की ताकत किसके पास है। देखिए, एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके अंदर केसेस को ट्रांसफर करने की ताकत जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राज्य की सरकारों के पास ये ताकत नहीं है। इनफैक्ट ये एनडीपीएस एक्ट इतना ताकतवर है कि इस एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी और उसमें से एक स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में बेल पिटीशन कहां पहुंची थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बड़े बड़े एक्सपेंसिव वकील थे, तो बेल पिटीशन यहां पे एक्सेप्ट होनी ही थी। अब जस्ट इमेजिन, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर जब चार्जेस लगाए गए तो नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्जेस लगे कौन कौन से एक्ट्स के अंदर हैं। तो सेक्शन 8C ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 20B ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 35 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट और सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, ये मैं इस दूसरी वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेंज होने की। चूंकि पहले यहां पे केस को देख रहा था एनडीपीएस की एजेंसी, मतलब ये जो आपकी एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि आपके एनडीपीएस एक्ट के अंदर बनाई जाती, पहले ये केस को देख रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम केस को देखेगी। कई बार जब स्टेट लेवल वगैरह पे क्राइम होते हैं या कोई मर्डर से रिलेटेड क्राइम होता है, जैसे कि पिछली बार सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड केस था, उसको सुसाइड बोलिए, मर्डर बोलिए, उसके मैं नहीं जाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर केस के दौरान पटना में भी अपील शुरू हो गई, मुंबई में भी इन्वेस्टिगेशन चालू थी।
तो केस कहां पे ट्रांसफर किया गया, बोला गया कि भाई सीबीआई को ट्रांसफर करो। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि भाई आप कोई भी केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दो, ये एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं बन सकती। ये ऑब्जर्वेशन है यहां पे सुप्रीम कोर्ट की। इसको आप इस कंटेक्स्ट में भी समझ सकते हो। बेसिकली यहां पे ये जो एनडीपीएस का इल्जाम लगाया आर्यन खान और बाकी लोगों के ऊपर, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद एक सेंट्रल एजेंसी है और ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर ज्यादा कुछ इल्जाम लगे भी नहीं है। सीबीआई के ऊपर तो फिर भी पहले इल्जाम लगाए गए कि ये केंद्र की सरकार के हिसाब से काम करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती है। बट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो एक इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट एजेंसी समझा जाता है। यहां पे केस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से ही ले लिया गया है और दूसरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस वायलेट हो रहे हैं। अब वो एक अलग बात है कि ऐसा लग रहा था बहुत सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा और प्लेयर्स के द्वारा इस प्रकार का माहौल बनाया गया है जहां पे ये जो प्रोब हो रही थी आर्यन खान और बाकी पार्टी के अगेंस्ट, इसको काफी हद तक प्रेजुडाइज्ड कहा गया, काफी हद तक टारगेटेड कहा गया। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि जो बॉलीवुड है वो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सिस्टमैटिकली बॉलीवुड को दबाना चाहती है। तो इस कंटेक्स्ट में हो सकता है कि केंद्र की सरकार ने एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई हो इस पूरे के पूरे केस की सुनवाई को ऑनेस्ट रखने के लिए। यहां पे आपको एक और सेक्शन पता होना चाहिए, वो सेक्शन है सेक्शन 406 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहां पे तो जो केस ट्रांसफर हुआ है वो फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू अनदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ट्रांसफर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ बोलना है कि अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा आप कह लो इमीडिएट टर्म्स ना हो या इंपॉर्टेंट या इमरजेंस टर्म्स ना हो, तब तक केस को एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है केवी राजेंद्रन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, केवी राजेंद्रन सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीसीआईडी, मतलब एक तरफ केवी राजेंद्रन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीसीआईडी चेन्नई। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन को किसी एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एक रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए ताकि कंप्लीट जस्टिस किया जा सके। तो केवी राजेंद्रन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीसीआईडी चेन्नई में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन एजेंसी टू अनदर एजेंसी शुड बी डन इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस टू डू कंप्लीट जस्टिस। एक तो ये इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, समझ गए। दूसरा, ये तो बात हो गई केसेस का एक इन्वेस्टिगेशन से, मतलब एजेंसी से दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ जाना। एक चीज होती है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के पास जाना प्रोसीडिंग्स, उसके लिए है सेक्शन 406 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए आर्यन खान के केस में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसमें हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे लीगल लूप होल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजंस देखे एनडीपीएस एक्ट के, जो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। और मान लो किसी एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई किसी एक हाई कोर्ट में चल रही है या किसी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रही है और उसको अगर किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए जो प्रोसीजर है ना वो सेक्शन 406 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में लिखा है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या किसी हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट से उठा के किसी दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट में या किसी दूसरे हाई कोर्ट में, वो उस स्टेट का हो या किसी और स्टेट का हो। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 406 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो एक कोर्ट से सुनवाई को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताया है कि केवी राजेंद्रन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीसीआईडी चेन्नई एंड अदर्स में इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर होनी चाहिए रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और तीसरा, एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो भी चार्जेस लगे हैं इसको एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी एनसीबी लीड कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है किसी स्टेट लेड एजेंसी के पास केस नहीं जाएगा, यहाँ पे केस किसी एक सेंट्रल एजेंसी के पास ही जाएगा जो कि एसआईटी यहाँ पे नई बनाई गई है। सीबीआई के पास नहीं आया है, हो सकता तो अगर चाहते तो सीबीआई के पास भी ट्रांसफर कर सकते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपसे सेक्शंस डिस्कस किए, इन सेक्शंस को याद रखिएगा, किसी रेलेवेंट क्वेश्चन में कोट करने में आपको काम आएंगे। इस प्रकार की न्यूज़ को इस तरीके से डेसिफर किया करिए
ताकि आपको लीगल टर्म्स में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और चाहे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। इंगेजमेंट बढ़ता है इससे वीडियो का, और उससे मुझे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।